कि समाज में एक बड़े परिवर्तन की जरूरत है। समाज में जो मूल्य चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। केस पुलिस लोगों के सहयोग के साथ में सारा जो घर में एक भूकंप समझ गया। और अगर ये हुआ तो क्या होगा और नहीं हुआ तो इसका परिणाम क्या होगा। जनता दरबार लगा ले, हम बैठ गए, जनता नीचे बैठ गई भिखारियों की तरह। कभी मेरे घर के पास जेसीबी खड़ी कर दी जाती है, घर गिरा दिया जाएगा। कभी मेरे भाई के और पिताजी के शिक्षण संस्थानों के पास जेसीबी खड़ी कर दी जाती है कि मकान गिरा दिया जाएगा, नोटिस। आपको एक किस्सा याद है उस टाइम का? एक छोटा सा बच्चा था जो आपके पॉलिटिकल रैली में आपके साथ गया था और मुखर तौर पे आगे जाके माइक पकड़ के टोपी लगा के आपके लिए बोल रहा था। डिस्टेंस स्पॉन्सर बाय रुद्राक्ष होटल छतरपुर। आप यहाँ आके अपने शादी विवाह समारोह और बेहतरीन डिलीशियस फूड ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन। और आप गर्मियों में स्विमिंग पूल का आनंद ले सकते हैं, जो कि आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। आप यहाँ आके अपने परिवार के साथ बेस्ट अकोमोडेशन लोकेशन पे आके अपना दिन और अपने गर्मियों के दिन को तरोताजा कर सकते हैं। आपके शादियों को और ही भव्य बनाने के लिए स्पेसियस जगह नियर रेलवे के पास आपके रिलेटिव सारे लोग इजी टू आ सकते हैं, और आप बढ़िया और बेहतर स्पेस के साथ प्रॉपर डेकोरेशन नेचर के पास रह के अपने शादी को और बेहतर बनाए। दिस शो स्पॉन्सर बाय रुद्राक्ष होटल छतरपुर। वेलकम टू मावर टॉक। आज हम आ चुके हैं अपने ही शहर छतरपुर बुंदेलखंड की भूमि पे, और हमारे साथ छतरपुर के वीरभूमि में आपको एक महान शख्सियत, जिन्होंने इस बुंदेलखंड धरा के लिए और इसकी मातृभूमि मिट्टी जंगल जमीन के लिए अपने अहम योगदान दिए हैं, और उनके साथ ही उनके पॉलिटिकल और सोशल और केन रिवर बेतवा के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि इनके मुहिम से आने वाले कल का निर्णय तय होता है। तो शुरू करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे प्रिय और हमारे सबके आदर्श, हमारे बड़े मिस्टर अमित भटनागर जी का। धन्यवाद आप जो हमारे पॉडकास्ट में आए। माधव, नमस्कार आपको भी और आपके सभी व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। तो मैं आशा करता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि आपने ये पॉलिटिकल करियर का स्टार्ट करना चाहा और आपके मन में विचार कब आया कि हम इस ओर अपने आप को आगे रख सकते हैं? मैं शुरू से ही जो है समाज में जो चारों तरफ गतिविधियां चल रही थी, छात्र जीवन से जब मैं बिजावर से भोपाल गया पढ़ने के लिए, एक छोटे से गांव का लड़का एक बड़े जगह या राजधानी में पहुंचा, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी समझी। और मैं गया तो था क्योंकि पिताजी सर्विस में थे, एक टीचर का लड़का, मास्टर का बेटा। तो मास्टर का बेटा एक छोटी सी किसी नौकरी में लग जाऊं, मुझे भी कुछ सर्विस मिल जाए। दूसरा पिताजी ने बताया कि कायस्थ मतलब जो बैकग्राउंड से जाति से कि हमारे यहाँ नौकरी को महत्व देते। पिताजी ने नौकरी और मुझे इसलिए भेजा गया था। पर मैं वहाँ चारों तरफ जब मैंने वहाँ की राजनीति को देखा और भी बहुत सारी चीजों को देखा, तो मुझे लगा कि समाज में एक बड़े परिवर्तन की जरूरत है। समाज में जो मूल्य चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। तो मैं राजनीति के काफी पास आया और राजनीति में जो गड़बड़ियां थी उसकी वजह से राजनीति से दूर भी गया। लगभग सभी पार्टी के मैं टच में, जब युवा था तो छात्र संगठनों में विभिन्न पार्टियों के वहाँ टच में रहा। मैंने वहाँ बहुत सारी चीजें देखी। कभी कांग्रेस के शुरुआत मेरे टच में था उस समय। 97 की बात है, 97 में मैं भोपाल गया था। तो उसके बाद फिर मैं बीएसपी के टच में भी आया, जिस समय फूल सिंह बरैया उसमें मुख्य भूमिका में प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे। जी जी। उसके बाद वो मैंने टकराव देखा और वहाँ कुछ चीजों को देखा, तो उससे थोड़ा सा निराश होके पीछे हटा। फिर मैंने उमा जी का एक जो कार्यकाल, चूंकि बुंदेलखंड से उमा जी आती थी, तो मैं ऐसा बीजेपी में तो नहीं रहा, लेकिन मैं जो प्रोग्रेसिव काउंसिल ऑफ बुंदेलखंड है, एक संगठन बनाया कि बुंदेलखंड को, अब चूंकि बुंदेलखंड की धरा से एक बड़ी बुंदेलखंड काफी उपेक्षित है, बिल्कुल, और
एक बड़ा बुंदेलखंड की बेटी एक बड़े जिम्मेवारी में आई है मुख्यमंत्री के, तो मैंने प्रोग्रेसिव काउंसिल ऑफ बुंदेलखंड बनाया जिसमें उनके भाई भी थे, स्वामी प्रसाद जी को भी लिया और गोपाल भार्गव जी उस समय जो मिनिस्टर थे उनको भी उसमें लिया, मुरली मनोहर जोशी जी के जो काफी करीबी माने जाते थे विभांशु जी, कुछ जो है बड़े बड़े जो विचारक थे क्रिकेट एसोसिएशन के जो क्रिकेट खेल के खिलाड़ी हैं, तो ऐसे कई लोगों को लेके मैंने उसमें किया। और बुंदेलखंड के लिए कैसे बुंदेलखंड में रोजगार, कैसे बुंदेलखंड से पलायन रुके, और बुंदेलखंड हमारा कैसे एक मतलब बुंदेलखंड में है बहुत कुछ, बिल्कुल है ना, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा ना। मैं देख रहा हूँ कि प्रतिभाओं का भी पलायन हो रहा है। बिल्कुल। अगर एक बच्चे को पढ़ना है तो पढ़ने के लिए उसको पलायन करना पड़ता है। जैसे मैं ही था तो मुझे शिक्षा के लिए भोपाल जाना पड़ा, बुंदेलखंड से बाहर जाना पड़ा। मजदूर है तो उसको यहाँ मजदूरी नहीं मिल रही, उसको मजदूरी के लिए पलायन करना पड़ रहा है। बिल्कुल। मेरे साथ के जितने भी युवा हैं जो यहाँ, जिनको टैलेंटेड माना जाता था कि जो टॉप थे, तो वो मैं देख रहा हूँ कि आज भी मतलब वो बुंदेलखंड से सब पलायन कर गए, कहीं ना कहीं और सर्विस कर रहे हैं। कुछ लोग अमेरिका में हैं, कुछ बेंगलोर में है, कुछ पुणे में है, कुछ इंदौर में है, लेकिन बिजावर में नहीं है। उनमें से जो भी हमारे टॉपर्स थे, तो जो हमारी क्रीम थी, चाहे वो एजुकेशन में हो, मैं अकेले ये नहीं कह रहा हूँ कि एजुकेशन की क्रीम ही क्रीम है, जो हमारे बड़े बड़े व्यवसायी थे, वो व्यावसायिक लोग भी वहां से पलायन कर रहे हैं। जो श्रम शक्ति है, लेबर्स हैं जो, है ना, क्योंकि लेबर भी मतलब उसे वैसे देखा जा रहा है आजकल, लेकिन लेबर भी बहुत बड़ी शक्ति है, बिल्कुल, है ना। इस देश को बनाने वाला जो है इस देश का मजदूर और किसान, तो जो मजदूर है उसको मजदूरी नहीं मिल रही यहाँ, और वो भी जो है वो पलायन करके दिल्ली, लुधियाना, पंजाब, हरियाणा, लद्दाख तक जा रहा है, और वहां उसकी लेबर का जो पैसा है वो भी नहीं मिल पा रहा। तो मैं ये देख रहा हूँ कि सारी चीजों का तो पलायन हो रहा है हमारे यहाँ से। हमारा क्षेत्र विकास कैसे करेगा? शिक्षा के लिए हम दूसरी जगह जा रहे हैं, जब हमने शिक्षा ग्रहण कर ली तो फिर हम रोजगार के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं। हम व्यापार कुछ अच्छा करना चाहते हैं, एक लेवल पे हमने व्यापार कर लिया तो वो संभावना के लिए हम व्यापार के लिए दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। हम अगर मजदूरी भी चाह रहे हैं तो यहाँ मजदूरी भी नहीं, मजदूर भी दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है। अगर हमारी श्रम शक्ति, हमारी प्रतिभाएं, चाहे वो श्रम के आधार पे हो, चाहे वो शिक्षा के आधार पे हो, चाहे वो शारीरिक बल हो, चाहे वो बुद्धि बल हो, चाहे वो विचार बल हो, ये सारा बल अगर हमारा फोर्स ही अगर कहीं और जा रहा है तो फिर बुंदेलखंड का विकास कैसे होगा? तो आपका अहम कारण राजनीति में आने के लिए ये था जी। तो इन्हीं प्रश्नों के सिलसिले में मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस कार्य के साथ साथ आप आने वाले समय, अगर आप इस कार्य को करते हुए सफल होते हैं, जैसे कि आपका कैन बेतवा का आप चल रहा है जी, तो इसमें आपका क्या मानना है कि आपका अगर ये कार्य जिस अपेक्षा के तौर पे आप देख रहे हैं, जिम्मेदारियां इसका निर्वहन कर रहे हैं आप प्रमुख तौर पे और मुख्य तौर पे, आप आगे हर केस, पुलिस, लोगों के सहयोग के साथ में आप ये मुहिम जो चला के रख रहे हैं अभी, तो इसका उद्देश्य क्या है, और अगर ये हुआ तो क्या होगा, और नहीं हुआ तो इसका परिणाम क्या होगा? मैं विस्तार से जानना चाहूंगा। जी जी, मैं अभी जो आपका पहला प्रश्न था, हाँ, उसमें 2-3 चीजें और जोड़ के फिर इस पे जरूर जरूर, है ना। तो ये जब चीजें मैंने देखी तो फिर मैंने तय किया कि मुझे नौकरी नहीं करनी है ना। और इस फैसले से मैंने पिताजी को अवगत कराया कि पिताजी मैं जो है वो सर्विस नहीं करना चाहता। मेरा उसी समय रेलवे में भी हो गया था और एक तरफ MCA चल रहा था, मास्टर ऑफ, है ना। अब रेलवे में चयन हो गया था आपका? हाँ, रेलवे में। तो फिर यहाँ MCA की तरफ भी पिताजी, अगर वो कह रहे थे कि रेलवे में नहीं जाना या तुम्हें वो उपयुक्त नहीं लग रही है सर्विस, तो आप MCA करिए, क्योंकि हमने जो है BSc कंप्यूटर साइंस से किया था। तो MCA में मेरा जो साथी थे सब लोग तैयारी कर रहे थे, और मेरा MCA में भी ठीक ठीक कॉलेज मुझे मिल गया था, लेकिन वो मेरा कॉलेज मिला इस तरफ रेलवे में हुआ, और पिताजी एक तरफ कह रहे थे कि सर्विस में चले जाओ, है ना।
लेकिन मैं ये कह रहा था कि मुझे अभी ये सर्विस से मुझे कुछ बड़ा करना है, तो बड़ा करना है तो फिर एमसीए कर लो, उसमें बड़ा करो, एजुकेशन में बड़ा करो। लेकिन मेरे दिमाग में उस समय मैं उनको कन्विंस कर सकूं, मेरे पास वो मेरे विचार तो अंदर आ रहा था, लेकिन मैं उनसे क्या कहूं कि मैं सर्विस नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्होंने पढ़ने के लिए अपने एजुकेशन उन्होंने मेरे को दूर किया, भोपाल में पढ़ाया ये कि तुम सर्विस करोगे, है ना, उसमें जाओगे। और मेरे दिमाग में ये सब चीजें चल रही थी कि मेरे बुंदेलखंड से मेरे साथ के लोग यहाँ हैं, अब मैं एमसीए करूंगा, फिर मैं जॉब के लिए दूसरी जगह जाऊंगा, है ना। और मैं अपने से सीनियर को, अपने साथियों को देख रहा था, तो और मेरे मन में ये आ रहा था कि मुझे ना अब इस व्यवस्था के लिए कुछ करना, क्या करना मेरे मन में भी क्लियर नहीं था। जब मेरे मन में क्लियर नहीं था, पिताजी को क्या बताऊं। तो मैंने जब उनको बोला कि मुझे ये नहीं करना, तो पूरे घर में हड़कंप मच गया। पिताजी, माताजी, है ना, सारे लोग चिंतित। माताजी तो मेरे पास ही आ गई, फिर भोपाल में ही रहने लगे। मेरा भाई भी आ गया कि इसको क्या हो रहा है, ये कहीं गुंडागिर्दी या कुछ और तरफ तो नहीं जा रहा, है ना। तो आप बड़े भाई? मैं बड़ा था, है ना। मेरी सिस्टर ने भी मुझे समझाया, जीजा जी से लेके सारा जो घर में एक भूकंप समझ गया, है ना। मैं भी नहीं समझा पा रहा था कि मुझे क्या करना, लेकिन ये समझ में आ रहा था कि मुझे ना जॉब नहीं करनी, नौकरी नहीं करनी। फिर जो है मैंने तय किया कि सोशल फील्ड में गया, सामाजिक तौर से चीजों को देखा। राजनीति से मेरा थोड़ा सा पास से देखने के बाद एक मन में वो हुआ, तो मैं सामाजिक क्षेत्र में आया। सामाजिक क्षेत्र में आने के बाद बहुत सारे आंदोलनों में मैंने सहभागिता की, देश भर के। मैं राष्ट्रीय युवा संगठन से जुड़ा, गांधी विचार से जुड़ा और बहुत सारे विचारों को देखा। फिर मैं बहुत सारे आंदोलनों में, देश भर में बहुत सारे हिस्सों में मैंने गांधी विचार से जुड़ने, राष्ट्रीय युवा संगठन था उस समय, मैंने पूरे देश भर में एक देखा। तो मुझे ये समझ में आया कि जो चीजें हैं मोस्टली, अगर हम कोई डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो हम मांग किससे कर रहे हैं? कितना भी बड़ा मूवमेंट है, मांग तो हमें पॉलिटिशियन से ही करनी पड़ती है। लेकिन फिर जब मैं पॉलिटिशियन मैं देखता था, तो पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये कोई समस्या का समाधान कर सकते। मुझे तो लग रहा था कि ये समस्याओं को बढ़ा रहे हैं। उसी बीच में अन्ना जी का आंदोलन चला, अच्छा, है ना, वो मूवमेंट चला और एक लगा कि कुछ चीजें शायद वो होंगी। और उस मूवमेंट के बाद, उसके पहले हम लोगों ने लोक उम्मीदवार का प्रयोग अपने बिजावर में किया था। आप उस मूवमेंट के अंग थे, आप उसमें पार्टिसिपेट, आपने रोल प्ले किया था? हाँ, मैं उसमें इंडिया अगेंस्ट करप्शन में मध्य प्रदेश के जो 5-7 साथी थे उनमें से था, पूरे प्रदेश भर में। और अपने पूरे बुंदेलखंड में इस मूवमेंट को लीड किया। और लीड तो क्या कहेंगे कि मतलब लोगों के बीच में जाना, प्रेरित करना उन्हें। दमोह में अगर कोई साथी हैं तो उनको थोड़ा सा इनकरेज करना, वहां आसपास मीटिंग्स करना और ये यात्राएं निकालना, क्योंकि भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है ना, और उसके लिए कुछ हो सके। और वहां से आते आते फिर हमको लगा कि मांगना तो हमको पॉलिटिशियन से पड़ता है, क्या हम एक स्वच्छ राजनीति का एक विकल्प खड़ा कर सकते हैं। लोक उम्मीदवार का एक प्रयोग हम लोगों ने किया ही था उससे पहले, तो उसमें वो सफलता नहीं मिली थी, है ना। तो लगा कि शायद इसके लिए थोड़ा समय है और हम लोग सीधी राजनीति में आए और एक स्वच्छ राजनीति का सपना जो है विकल्प रखें। बिल्कुल। तो उसे लेके फिर मैं आम आदमी पार्टी में, राजनीति में भी आया। मैं आपसे इस प्रश्न के मध्य में जानना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी का उदय और अन्ना जी के साथ संबंध आप पे कैसे उदय? उस समय पे आप थे जब आम आदमी पार्टी का उदय हुआ और अन्ना जी का जिस टाइम पे उन्होंने ये अपना रेवोल्यूशन चालू करा, तो आप उसका अंग थे। तो वो कैसे, किससे कुछ कहानियां जानना चाहूंगा, कैसे आपके संबंध अन्ना जी के साथ थे? अन्ना जी को हम लोग पहले से जानते थे। मैं देश भर में घूम रहा था, यात्राएं कर रहा था। तो महाराष्ट्र में हमारा जो वर्धा में कार्यालय था, और चूंकि हम ग्राम स्वराज पे काम कर रहे थे कि गांव में ग्राम सभाएं हों, गांव में कैसे, गांव, मेरा ये मानना है कि अगर गांव बचेगा तो हमारा देश भी बचेगा और घर भी बचेगा। अगर अपने घर को अच्छा बनाना है तो हमको गांव को अच्छा बनाना पड़ेगा, हमको देश को अच्छा बनाना है तो भी गांव को अच्छा बनाना पड़ेगा। गांव वो कड़ी है जिससे हम अपने घर और देश को जोड़ते हैं। बिल्कुल। तो वो गांव कैसे अच्छा बने, ग्राम स्वराज कैसे आए, वो जो कॉन्सेप्ट था वो अन्ना जी काफी उस पर काम कर रहे थे। तो मैं उनके यहाँ जो रालेगण सिद्धि है,
और एक हिवरे बाजार गांव भी है, पोपटराव पवार ने वहां एक काम खड़ा किया था। तो उसमें मनीष सिसोदिया जी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, तो उस समय मनीष सिसोदिया जी से जुड़ना हुआ, अन्ना जी से पहले से जुड़ना हुआ था। मनीष जी को बिजावर में भी हमने इनवाइट किया, एक हमारे कैंप, चूंकि युवाओं के शिविर हम लोग पूरे देश भर में लगाते थे, तो वो एक बड़ा शिविर हमारे, जो हमारा होम टाउन है बिजावर, वहां था। तो उसमें मनीष जी भी आए, उन्होंने अपना विचार रखा। उस समय मनीष जी इंडिया अगेंस्ट करप्शन इस मूवमेंट शुरू ही हो रहा था, जी जी, है ना, और वो एक महत्वपूर्ण अंग बन चुके थे। तो अरविंद जी से भी नर्मदा बचाओ आंदोलन में एक दो बार मुलाकात हुई थी। जी जी, तो इस तरह से पूरी टीम से हम लोग टच थे, आपस में मिलना जुलना। जब ये मूवमेंट आगे बढ़ा, मूवमेंट से पार्टी बन गई। पार्टी के बाद से मुझे लगा, क्योंकि हम तो राजनीति से दूर थे, थोड़ा सा ऐसा लगता था कि राजनीति हमको नहीं करनी है ना। तो इस प्रश्न पे एक प्रश्न है कि आप राजनीति ने आपको चुना या आपने राजनीति को चुना? हाँ, मैं तो राजनीति चुन के वापस आ गया था, फिर इस चांस ने, राजनीति ने मेरे को चुन लिया, और मैं ना चाहते हुए भी मुझे भी लगा ये क्या हो गया, यहाँ बैठे हुए हम लोग एक राजनीतिक पार्टी की, और ये घोषणा हो गई, एक नई तरीके से हुई कि गांव-गांव जाएंगे, ग्राम समितियां बनेंगी, ये सारी चीजें होंगी। ये कॉन्सेप्ट तो हम लोग पहले से ये था मन में, लेकिन फिर भी लगा कि यार ये पार्टी और राजनीति हो जाए, आ जा रही है। तो इससे फिर भी लेकिन मेरा जो क्लेवर था वो राजनीति में, जैसे लोग ना नेताओं से ज्यादा चक्कर लगाते हैं, नेताओं से मिलने के लिए आतुर रहते हैं, मैं तो जनता से मिलने के लिए आतुर रहा। तो कहने का यह है कि आप जनता के लिए राजनीति में आना चाहते हैं, राज करने के लिए राजनीति में नहीं आना चाहते, क्योंकि आपके मुद्दे जो हैं वो ग्राउंड से हैं। हाँ, मेरा राजनीति में एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, हाँ, कि लोकतंत्र में जनता मालिक है। जी जी, है ना। तो उसको सुविधाएं सुख दिलाना नहीं, उसको उसका मालिकाना हक दिलाना है। बिल्कुल, सुख सुविधाएं तो उसके लिए ही है ना। बिल्कुल, भाई उसको ये दे दें, जनता दरबार लगा लें, हम बैठ गए, जनता नीचे बैठ गई भिखारियों की तरह, नहीं, जनता मालिक है। हमारी लड़ाई उसको मालिकाना हक दिलाने की है। हम कितने भी बड़े नेता हों, जैसे मेरे उस समय प्रमुख पार्टी के संयोजक केजरीवाल जी थे और वो मुख्यमंत्री थे, तो मैं ये मानता था कि वो तो जनता के सेवक हैं, जनता बड़ी है उनसे, बिल्कुल, है ना। तो मेरा उनकी अपेक्षा में जनता को ज्यादा महत्व देता, बिल्कुल, है ना, कि अगर जनता को रिस्पेक्ट करना है, जनता और केजरीवाल जी दो लोग हैं, तो मैं पहले जनता को रिस्पेक्ट करूंगा, बिल्कुल, है ना। और यही चीजें थी जो मुझे और नेताओं में थोड़ा सा एक कंफ्यूजन क्रिएट, क्योंकि हम लोग एक वैचारिक बैकग्राउंड से आए, है ना। हमने इस विचार को पढ़ा, समझा, राष्ट्रीय संगठन में लोकतंत्र क्या है ना, लोक उम्मीदवार के प्रयोग किए, तो हमारे मन में बहुत क्लियर था कि जनता, सरकार यानी जनता, सत्ता यानी जनता, है ना। हमारे लिए सब कुछ जो सर्वोपरि है वो जनता है। हमारी पार्टी के मुखिया है, ठीक है, हम उनका सम्मान करते हैं, बड़े हैं, उनको इज्जत देते हैं, दूसरे लोगों को भी इज्जत देते हैं, लेकिन अगर जनता का शोषण कहीं होगा तो हम फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे, है ना। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर था, इसीलिए हम राजनीति में उतना फिट नहीं बैठ पाए, जो ये परंपरागत राजनीति है ना। हम अपने तरीके से चलते चले गए, बहुत सारी जगह हाशिए पे डाले गए, बहुत सारे नेता, चूंकि दलीय होता है, एक नेता से लड़ना है, वो शक्तिशाली है, तो बाकी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मैं उस इकट्ठे वाले में था ही नहीं, क्योंकि वो दूसरे जो इकट्ठे लोग हैं उनकी लड़ाई भी क्या है, लोगों की लड़ाई क्या है, नेता की लड़ाई क्या है। नेता की लड़ाई ये है कि ये नदी जो बह रही है ना, हमारी लड़ाई है कि ये नदी व्यवस्था बनाना, क्योंकि व्यवस्था लोगों को न्याय देगी। बिल्कुल। और नेताओं की लड़ाई क्या है, व्यवस्था मेरे अनुकूल चले, जनता मेरे दरवाजे खड़ी हो, फिर मैं उन्हें न्याय दिलाऊं। और मेरा काम है कि व्यवस्था बनाना, व्यवस्था लोगों को न्याय देगी। बिल्कुल। फिर लोग कहते हैं नेतागिरी कैसे चलेगी। जब आप व्यवस्था बनाने का काम करोगे तो नेतागिरी नहीं, लीडरशिप खड़ी होगी आप, बिल्कुल, है ना। लीडर अलग बात है और नेता अलग बात है। यही कारण है कि आज लोगों को पैसे दे दे के लोग बुलाने पड़ते हैं, और लोग पैसे लेते हैं और नारा भी नहीं लगाते, है ना, खड़े भी नहीं होते, थोड़ी देर बाद भाग जाते हैं। हाँ। और अमित भटनागर जो है वो दिलों से लोगों से संबंध बन गए इस प्रक्रिया में। और इस वार्ता के संबंध में मेरे दो प्रश्न होंगे। तो मैं पहले प्रश्न ये रखना चाहूंगा कि आप मुझे किसी आपके जानने वाले में से है
मंडला से हुजूर भावना जी हैं। उन्होंने एक प्रश्न रखा था कि आप तक कि अगर आप पार्टी का दामन छोड़ते हैं और आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें बेहतर होंगे तो पार्टी आपको खुद चुनने आएंगी। तो पहला प्रश्न ये है, मैं इसको जानना चाहता हूँ। और दूसरा प्रश्न ये रहेगा, आप इसको जोड़ के ही बोल सकते हैं कि आप आम आदमी का उस टाइम जब आपने आंदोलन में जुड़ने के बाद साथ रह के आपने कार्य किया और आज में कितना अंतर है? देखिए, आज मैं जब यहाँ हूँ तो मैं पार्टी से थोड़ा सा 1 साल पहले मैंने लगभग 9 महीने से 1 साल के समय पहले मैंने पार्टी को बता दिया था कि मैं अभी पार्टी से थोड़ी-सी दूरी बना रहा हूँ, है ना? और कुछ समय उन्होंने माँगा था तो मैंने उसमें काम किया था उनके साथ, लेकिन अभी मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, है ना? मतलब आप स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं ये मादर टॉक पे कि आप अभी किसी पार्टी या उससे नहीं है, आप एक अपने मूवमेंट पे आप पूरे तरीके से उस पे समय दे रहे हैं अभी आप। हाँ, और मैं अभी जो हूँ हम सब ने जो है एक जय किसान संगठन करके संगठन बनाया है किसानों का, और तो मैं उस संगठन का एक सदस्य हूँ और फाउंडर मेंबर हम सब लोग हैं। तो बस, और दूसरी बात ये कि पार्टीज जो हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, है ना, राजनीति मेरा एक बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है। राजनीति में मेरा ये मानना है कि अब जो समय है वो राजनीति के विसर्जन का समय और लोक नीति के सृजन का समय है। बिल्कुल। क्योंकि लोकतंत्र में राजनीति नहीं चलेगी, लोकतंत्र में लोक नीति चलेगी, है ना। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि अभी जो टाइम चल रहा है ना, हो सकता है कि मेरी इस बात को कहने में मुझे भी कुछ पड़ाव से गुजरना पड़े, बिल्कुल, है ना। वो एक राजनीतिक पड़ाव भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा अंतिम लक्ष्य राजनीति नहीं है ना। जीवन का लक्ष्य राजनीति नहीं है, जीवन का लक्ष्य सेवा तो राजनीति के माध्यम से भी हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि राजनीति का विसर्जन होना चाहिए। वो अभी हो, आज हो, या आने वाले 1-2 साल में हो, 5 साल में हो, लेकिन राजनीति का विसर्जन होना चाहिए, लोक नीति का सृजन होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट क्लियर है। बिल्कुल। हो सकता है कि मुझे उस जगह तक पहुंचने के लिए कुछ पड़ाव पार करने पड़े। मैं राजनीति में क्यों आया? मुझे ये लगा कि कई चैलेंज थे कि राजनीति में, भैया आप बाहर से बात कर रहे हो, एक बार राजनीति में आओगे तो आपको राजनीति की चुनौतियां पड़ता चलेंगी। राजनीति में कितने खर्चे हैं, कितने वो है, आपको ये करना ही पड़ेगा। आपको जनता को अगर आप पास में बुलाना है, शराब पिलानी पड़ेगी, खाना खिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो जनता आएगी नहीं, है ना। आपको राजनीति में अगर है तो नेताओं के चक्कर ज्यादा लगाने पड़ेंगे, जनता के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे, नहीं तो नेता आपको खत्म कर देंगे। और मेरे साथ बहुत साथ तक लोगों ने कहा, देखो भैया हमने कहा था ना, मैंने राजनीति की, मैंने स्ट्रीम की, बड़े बड़े मुद्दे उठाए, लोगों की भीड़ें रही, लेकिन मैंने कभी शराब नहीं पिलाई। तो मैंने लोगों से कहा कि ये देखो मैंने शराब नहीं पिलाई, फिर भी ये लोग हैं, है ना। फिर लेकिन अभी वो चीज मैं प्रमाणित कर पाता, वो दौर अब आया, बिल्कुल, है ना। अब मुझे कहने नहीं पड़ रहा है। अब मेरे पास जो लोग हैं जितने, उतने लोग कितना भी पैसे लगा लें, लोग नहीं आते, और मेरे पास से लोग जाते नहीं हैं। आपको एक किस्सा में सीखे, आपका राजनीतिक करियर कितने साल का होगा, मैं ये जानना चाहता हूँ एक शब्द में, कि आपके कितने टाइम से आप इसमें जुड़े हुए हैं? मैं जुड़ा था अन्ना जी के मूवमेंट से, जब आम आदमी पार्टी का वो हुआ 2014 में, मैंने पहला लोकसभा का इलेक्शन लड़ा। तो 2014 से बीच में जो किसानों का मूवमेंट हुआ, तब भी मैं पार्टी से थोड़ा सा दूर हुआ था। आपको एक किस्सा याद है उस टाइम का? एक छोटा सा बच्चा था जो आपके पॉलिटिकल रैली में आपके साथ गया था और मुखर तौर पे आगे जाके माइक पकड़ के टोपी लगा के आपके लिए बोल रहा था। उस बच्चे का चेहरा आपको अभी आपने बोला था आते हुए कि वो बच्चा का चेहरा याद आ रहा है, मुझे दिख रहा है कितना बड़ा हो गया। तो बस वो बच्चे का चेहरा है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा आज व्यस्तता का समय था। आजकल मैं 3-4 दिन कुछ ज्यादा व्यस्त था, लेकिन मुझे वो बार बार वो बच्चा अपील कर रहा था, है ना। वो बच्चा बहुत छोटा सा बच्चा था उस समय, और वो माइक पकड़ के उसने जो नारा लगाया, और छोटा सा एक उसने कुछ अपनी विचार उस समय रखे थे, है ना। वो शब्द मुझे याद नहीं है, लेकिन नारा और भाव याद है मुझे
तो वो भाव ना मेरे पूरे शरीर में, मतलब वो ना उस भाव की वजह से नहीं आ। और आपकी उस भाव के चक्कर में आज आपके वजह से वो EMI तक पहुंच पाया हूँ। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक वक्त था जब मैं घर से मैं बहुत छोटा था और मुझे पता था बच्चे जैसा ही था, और आपके साथ में गया, उस मूवमेंट में जुड़ा, क्या कैसे चल रहा था, तो फिर पता नहीं कि यहाँ तक आना था हमें। तो उसके लिए बेहद धन्यवाद आपका, और ताकि आपने छोटे को इतने दूर तक लेने के लिए प्रेरित करा और उसको वहां तक पहुंचाया। क्योंकि मेरा वो जीवन में पहला पन्ना घूमना था, क्योंकि मैंने बहुत सुना था पन्ना में हीरा है ये है करके, तो छोटे में वो थोड़ा कहानियां टाइप में होता है, लेकिन आपकी वजह से मैं उस दिन जा पाया था और मैंने राजनीति को बड़े करीब से देखा, लोगों को बड़े करीब से देखा, लोगों में उत्साह था चीजों के बदलाव के प्रति, और आपके प्रति उनका रुझान था, और आप उसको निरंतर करते आ रहे हैं बिना किसी लोभ लालच के। तो इन्हीं के साथ अब हम अहम मुद्दे पे बात करते हैं कि अभी जो आपका योगदान चल रहा है केन बेतवा के संबंध में, तो ये क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, इसका विस्तार से आप मुझे वर्णन दीजिए, और इसका क्या कहाँ से लिंक है, रिवर का कहाँ रुझान है मोड़ने का, और किससे क्या लाभ और हानि है। देखिए, कैन बेतवा लिंक परियोजना जो है, जब कैन बेतवा लिंक परियोजना यहाँ आई तो कैन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में बहुत सारी चीजें समाज में हैं। अटल जी का एक सपना था कि नदियों को जोड़ा जाए और इससे एक वो होगा, लेकिन उसके बाद जब पूरी दुनिया में नदियों को जोड़ा गया तो हर नदी की अपनी एक तासीर होती है। एक नदी को जब दूसरी नदी में जोड़ा गया तो उनकी तासीरों के कारण वहां जितने जलीय जीव हैं उनकी जीवन संकट में आया। तो अभी जो नदी जोड़ वाली जितनी देश में कई दुनिया में जो हुए तो वो फिर वापस ले रहे हैं, है ना। और खासतौर से अगर कैन बेतवा को लें, क्योंकि कैन बेतवा लिंक परियोजना 2000 मतलब बहुत पहले से 2005 में तो इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्रीज हैं तो उन्होंने बैठ के इस पे करार किया था पुराने समय में। जब यहाँ पर बाबूलाल गौर जी थे मध्य प्रदेश में और वहां पर मुलायम सिंह जी थे, मुलायम सिंह यादव जी, दोनों के बीच में करार। तब से जो उस समय जो है कांग्रेस की सरकार थी, जयराम रमेश जी ने जब इसके घातक परिणाम देखे, क्योंकि इसमें है क्या कि कैन नदी को जहां जोड़ा जा रहा है, जहां बांधा जा रहा है बांध, बड़ी नदी, इस पूरी नदी का कॉन्सेप्ट जो है कि बड़ी नदी का जो एक्सेस पानी है, बेतवा बड़ी है अपेक्षाकृत लगभग दुगनी बड़ी है, जल ग्रहण क्षमता ज्यादा है, लंबाई ज्यादा है, और वो समुद्र तल से अपेक्षाकृत ऊंची बह रही है। कैन नदी छोटी नदी है, उसका जल ग्रहण क्षमता कम है, इससे आधी है लगभग, और वो नीचे बह रही है समुद्र तल से। तो एक नीची बहती हुई नदी का पानी उससे ऊपर बहती हुई नदी में डालना, छोटी नदी का पानी बड़ी नदी में डालना, जबकि नदी जोड़ो परियोजना का कॉन्सेप्ट जो है कि वो बड़ी नदी का पानी छोटी नदी में एक्सेस आए। बिल्कुल। सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि ये जो पूरी बात कही जा रही है कि कैन नदी में इतना पानी है, उसी आधार पे हो रहा है कि इतने लाख, लगभग पहले 4 लाख था, फिर 6 लाख हुआ, अब बता रहे हैं 10 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित किया जाएगा और कुछ 62-63 लाख लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इस आधार पर कुछ औद्योगिक उसको पानी दिया जाएगा। लेकिन ये पूरा जो आधार कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है इतना पानी है, लेकिन वो कितना पानी है और कौन सी जल विज्ञान समिति, हाइड्रो जो वहां पर जल विज्ञान समिति का ऐसा कोई सर्वे है कि इतना पानी है, लेकिन पानी वहां नहीं है इतना, क्योंकि ना सरकार के पास कोई आंकड़ा है, ना सरकार के पास कोई जल विज्ञान समिति का कोई ऐसा डाटा है, और जो डाटा है वो बहुत पुराना है, 2001 का। उसके बाद से बहुत सारे समय जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सारी परियोजनाएं बन रही हैं, उसके कारण नदी का पानी बहुत कम हुआ है। तो ये एक तरह से जब ये बात बीच में आई तो उस समय यूके सिंह जो है जल शक्ति मंत्रालय में उस समय सेक्रेटरी हुआ करते थे, उन्होंने एक लेटर भी लिखा है, वो लेटर भी है, दाबायर ने वो पब्लिश भी किया था, कि उस लेटर में लिखा हुआ है कि अभी अगर सर्वे होगा तो यूपी एमपी के बीच का करार, वो लेटर आपके पास है? हाँ मेरे पास भी है, दिक्कत में आ जाएगा। कोई नहीं,
मतलब नहीं, वो यूपी एमपी का करार दिक्कत में आ जाएगा। अच्छा, हाँ, उस लेटर में लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि यूपी एमपी का करार दिक्कत में आ जाएगा, मतलब कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ झूठ बोला जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि ये जो परियोजना कांग्रेस ने के समय में थी, उसने जयराम रमेश जी ने क्यों रोकी? इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी केस लगाया गया बाद में। उस समय तो नहीं आया था रिपोर्ट जब जयराम रमेश जी ने रोकी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो पर्यावरणीय स्वीकृतियां मिली, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सेंटर एम्पावर्ड कमेटी सीईसी का गठन किया। सेंटर एम्पावर्ड कमेटी के लोग 2019 में, और वो यहाँ आए। मतलब यहाँ कैन रिजर्व जहाँ ये बन रहा है बांध, और पूरा जो पन्ना रिजर्व टाइगर है, यहाँ पर वो आए। उन्होंने जब गांव-गांव में गए और पूरे एक एक चीज देखे, विशेषज्ञ थे कई टीमों के। जब सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाएगी, उसमें कई विषय विशेषज्ञ होंगे, तो राष्ट्रीय के बड़े बड़े विषय विशेषज्ञ थे। उन्होंने जब यहाँ देखा तो उन्होंने कहा उसे कि ये विनाशकारी परियोजना है, पर्यावरण का भयंकर विनाश ला रही है, और इसमें विकल्पों का ध्यान नहीं रखा गया। इसकी जो पर्यावरणीय अनुमति है वो ठीक नहीं है, और इस परियोजना को लागू नहीं होना चाहिए, विकल्प तलाशे जाने चाहिए। तो जब सेंटर एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट ये कह रही है, और ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, एनजीटी में भी केस चल रहा है, तो इस परियोजना को क्यों लागू किया जा रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। और दूसरी ये भी है कि इस पे बातचीत होनी चाहिए, बिल्कुल विस्तृत चर्चा करनी जरूरी है। चर्चा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं सही हूँ, इस पे सरकार को रखना चाहिए कि ये कितनी फायदेमंद है, इसके नुकसान क्या है, और जो लोग मानते हैं नुकसानदायक है उनको भी ये बात रखनी चाहिए, और फिर ये तय होना चाहिए कि ये परियोजना लागू हो या नहीं हो। क्योंकि जनता की, ये भारत की गरीब जनता, हाँ, जो अपने, जिसकी प्रतिदिन की इनकम, किसान की जो इनकम है, मैंने गवर्नमेंट का आंकड़ा कहता है कि प्रतिदिन की इनकम 50 रुपए है। जो किसान सुसाइड कर रहा है, जिस किसान के पास अपना बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं है, जिस किसान के पास अपनी बेटी की शादी करने के लिए पैसे नहीं है, जिस किसान के पास किराया के लिए पैसे नहीं है, और वो सुसाइड करने को मजबूर है, उस किसान के टैक्स के 44,000 करोड़ रुपए से ये परियोजना आप बना रहे हो। कम से कम चर्चा तो करो कि फायदेमंद है या नहीं है। इन्हीं आंदोलन के बीच में, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप बड़े जोर शोर से अपने इन आंदोलन को प्रमुखता से ले जा रहे हैं, इसके बीच में मैंने सुना है कि आपको पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार और आप तक रिपोर्ट का, और ये जेसीबी वाला क्या कैसा सिनेरियो, ये क्यों हुआ और किस प्रकार से मैं जानना चाहता हूँ। दरअसल मैं ये घटनाक्रम जो है पूरे आंदोलन का और ये क्या हुआ, इसे दोनों क्वेश्चन को आपके जो पहला और ये इससे जोड़ के बताता हूँ कि दरअसल इसका जो सबसे बड़ा अमानवीय पहलू है, देखिए परियोजना के कुछ लोग मानते हैं कि जरूरी है, और कुछ लोग इसके को मानते हैं कि ये नहीं है। ये एक अलग विचार है। लेकिन एक विचार जिसमें सब सहमत हैं, वो ये है कि जब भी कोई परियोजना लागू होती है जिसमें सरकार कहती है, तो वहां पर एक भू-अर्जन कानून 2013 का पालन लागू होता है। इस परियोजना को के कोई खिलाफ नहीं है। परियोजना जहां बांधी जा रही है ना, वो पन्ना रिजर्व टाइगर का कोर एरिया है, और किसी तरीके से रिजर्व टाइगर ने पहले लोगों को विस्थापित किया। लोगों का विस्थापन, खासतौर से आदिवासी का जो विस्थापन होता है ना, आदिवासी एक जंगल में रह रहा है, उसकी अपनी एक मान्यता है, उसकी अपनी एक संस्कृति है, उसका परंपरागत कई पीढ़ियों का अपना एक ज्ञान है ना। जब आप उसको विस्थापित करते हैं तो आप उसका जंगल छीन लेते, आपने उसका एक परंपरागत ज्ञान छीन लिया, उसकी जड़ी बूटी, उसकी मान्यताएं, और उसका सारा सब कुछ छीन लिया आपने। अब बदले में आप क्या दे रहे हो, क्योंकि आपका मेजरमेंट जो है वो संस्कृति को, मान्यताओं को, वनोपज को, वन आधारित उद्योगों को, वो घूम रहा है, वहां शहद तोड़ लाता है, उसको स्वच्छ हवा मिल रही है, नदी है, नदी से मछली पकड़ ली उसने, है ना, या महुआ बेच के भी उसका जीवन चल गया, कुछ चिरवा चिरौंजी, ये सारी चीजें हैं। बच्चों ने भी, पत्नी ने भी, सबने थोड़ा थोड़ा सहयोग कर लिया, उसका अपना जीवन सतत चल रहा है। आपने उससे अलग कर दिया। अलग करने के बाद आपने देखा उसका घर, और उसका घर तो पूरा जंगल था, आपने उसका छीन लिया। आप उसके घर का भी मेजरमेंट बहुत कंजूसी से करते हो, किसी का 20,000 आता है, किसी का 50,000 आता है, किसी का 60,000 आता है। एक पक्का, एक कच्चा मकान बड़ा
इसमें बहुत सारी लकड़ियां हैं, बहुत अच्छे से बना है, खपरे हैं बहुत सारे, कबेलू जिसे कहते हैं। उसका मेजरमेंट करने में पता नहीं सरकार इतना क्यों कंजूसी करती है, 30,000 50,000, जबकि वो मकान अगर कहीं बनाया जाए तो लाखों में बने। बिल्कुल, है ना, डबल मंजिल है ना। तो उसके बाद जब उनको हटाया जाता है तो ये सारी चीजें के बाद उनको मिलता कुछ नहीं है। भाई पूरा कंपनसेशन पता चला उसकी जमीन है नहीं है, सरकारी जमीन वो जोत रहा था उस जंगल में, उसका पट्टा बन नहीं पाया क्योंकि जंगल था। तो इतना सब लेने के बाद आप उसे 5 लाख, कहीं 4 लाख, कहीं 7 लाख, कहीं 12.5 लाख, अब वो शहर में जाएगा तो शहर के हिसाब से, लोगों के हिसाब से वो वहां कार खरीदेगा या मोटरसाइकिल खरीदेगा, प्लाट खरीदेगा, तो उसका पूरा पैसा चला जाता है, उसकी पूरी इनकम चली जाती, पूरी संस्कृति चली जाती है, पूरी सभ्यताएं चली जाती हैं, पूरा रोजगार छिन जाता है। और आपको लोग जो है, मतलब जो पूरा सरकार है, वो लोगों को मैं देख रहा हूँ ना, उनके पास बसाने की कोई योजना नहीं है। बिल्कुल, लोगों से सिर्फ वो ऊपर से आदेश आता है गांव खाली कराओ, पैसे डालो गांव खाली कराओ, लेकिन उनको बसाओगे कैसे? उनके रोजगार जो छीना है उस रोजगार का क्या? उनका जो संस्कृति, सभ्यताएं, मान्यताएं छीनी उसका क्या? जो उनके बनोपज, एक स्वच्छ वातावरण में वो जी रहे थे, रह रहे थे, उसका क्या? तो आपका मैं समझ पा रहा हूँ इससे ये है कि अगर किसी को विस्थापित किया जाता है तो उसका जो पैतृक रोजगार था वो गया, उसकी हस्त की कला रेखा ये सब कुछ चीज गया, और वो नई जगह जहां पे विस्थापित होता है तो वहां के लिए ना तो प्रॉपर उसको पैसा दिया जाता है, और अगर दिया जाए तो वो उसमें अपना ना तो पढ़ा रह सकता है और ना ही वो सभ्यता के हिसाब से कोई कार्य आते हैं उसको। हाँ, तो कहीं ना कहीं कल्चरल पे भी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, पूरा सभ्यता को नष्ट करने की बात है आपके हिसाब से। उसके पैमाने जो होते हैं ना, वो गवर्नमेंट या ये कहें प्रशासन, मतलब कानून में तो बहुत सारी चीजें दी हैं, लेकिन वो होता नहीं है। होता क्या है, जब उसको हटाया जाता है तभी कानून का पालन होता है। पूरा कानून चलता है फाइलों में, और जेसीबी चलती है उसके मकान पे। या तो पूरा कानून अगर जमीनी तौर से चले तो हम बहुत सारी चीजों से नहीं दे पाएंगे, है ना, लेकिन इतना दे देंगे कि कम से कम वो तबाही की कगार पे ना पहुंचे। इसीलिए जो ये समस्याएं हैं, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जब तक नाम नहीं लूंगा आइडेंटिफाई नहीं होगा कि नक्सलाइट लोग क्यों बन रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारा कारण है कि आप कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है वो व्यवस्था देने में या कोई चीजें देने में उनको, है ना। तो यहां भी मैं जब देख रहा हूं कि पूरे मूवमेंट में ये कानून का पालन कहीं नहीं करते। हमने कहा ग्राम सभा करो, ग्राम सभा नहीं, पारदर्शी तरीके से सर्वे करो, कोई सर्वे नहीं। सिर्फ इनको कानून याद आता है जब उनका मकान तोड़ना हो, कि हमने नोटिस दिए थे इसके तहत इनके मकान तोड़े जाने। लेकिन इस धारा 11 के तहत तो ग्राम सभा होनी थी, क्यों नहीं हुई? धारा 16 के तहत सर्वे होना था, क्यों नहीं हुआ? धारा 21 के तहत उनकी आपत्ति ली जानी थी, फिर अवार्ड घोषित होना था, और अवार्ड उनको पढ़ के, धारा 19 के तहत B1 का वाचन होना था, उनको पढ़ के बताया जाना था, धारा 12 के तहत तलमापन होना था। तो वो कुछ नहीं होता है। पिछले 4 साल से मैं लगातार ज्ञापन दे रहा हूँ, कुछ नहीं। जब भी मैं ज्ञापन देता हूँ वहां दलालों का एक नेक्सस तैयार है। सत्ता दल का जो विधायक है वो खड़ा हुआ है कि हजारों लोग विस्थापित होंगे, तो वो आपदा में अवसर ढूंढ रहा है ना। लोग लड़ रहे हैं किस बात के लिए? जो कंपनी आई है तो इसमें जेसीबी किसकी लगे, पॉकलैंड किसकी लगे, किसका डंपर जाएगा, किसकी गिट्टी जाएगी। कांग्रेस का नेता हो चाहे भाजपा का नेता हो, सबकी लड़ाई ये है। किसी की लड़ाई ये नहीं है कौन कितना कमा पाए। हाँ, कितना अपने रोजगार व्यवसाय, किस तरह से आदिवासी अशिक्षित है उसको किस तरीके से लूटा जा रहा है। कई लोग सुसाइड कर रहे हैं, खड़ी फसल खड़ी है, जेसीबी चला देना, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। क्या संविधान में जब हम सब एक साथ जुड़े थे देश आजाद होने के बाद जी, तो क्या उसमें जो आदिवासी लोग हैं उनको कोई उसमें दर्जा नहीं दिया गया है क्या? उनके जंगल और घर के हिसाब से संविधान में भी उनका अधिकार है, तो उनके बिना इजाजत के ये करना क्या संवैधानिक तौर पे सही है? संविधान में बहुत सारी धाराएं हैं, बहुत सारे कानून हैं ट्राइब्स को, उनको वो करने के। पंचायती राज अधिनियम अलग है उनको प्रिजर्व करने के लिए, और पंचायती राज अधिनियम अलग है, पेशा एक्ट है, और उसके बाद लारा एक्ट भी बहुत स्ट्रांग है।
जो भूमि अर्जन पुनर्वासन व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम जो उनके कंसर्न को लेते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन हम जब नीचे देखें तो जैसे मध्य प्रदेश सरकार थी तो अभी तो आंदोलन के बाद हमारे 4 गुना कर दिया उसने, लेकिन पहले 2 गुना कर रखा था। अभी भी संशय है कि 4 गुना इसके बाद के लोगों के लिए किया है कि पहले जो परियोजना हुई उसके लिए भी, लेकिन दुगना कर दिया। दुगना में भी ये है कि जैसे कई परियोजनाएं आप अगर जमीन पे देखोगे तो मार्केट रेट है 9 लाख रुपए, लेकिन दे रही हैं 3 लाख रुपए। तो ये दुगना कैसा है ना। और उसमें भी जो बाहर का आदमी है, दलाल है, जो बाहर का व्यक्ति है, जो उस परियोजना से कम प्रभावित है या नहीं है, वो व्यक्ति करोड़ों रुपए कमा के चला जाएगा, अधिकारी करोड़पति हो जाएगा। लेकिन वहां का जो आदिवासी है, वहां का जो किसान है, सरकार अपने आंकड़े में कह देगी हमने इतने करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा। जैसे मैं परियोजना का नाम ही लेके कहता हूं कि नेगवा लघु सिंचाई परियोजना है, वहां का जो किसान है, आदिवासी है, मैं नाम लेके बता रहा हूं कि जैसे प्रमोद पटेल है एक वहां, है ना, तो उसके घर में 3 भाई है, वो पिता, भाई और वो 13 लोग हैं। एक कुआं है, 3 ट्यूबवेल है, बोरवेल, और 1.5 एकड़ के लगभग जमीन है जिसका मुआवजा है 5 लाख। अब 5 लाख रुपए में वो कुआं भी जा रहा है, 3 बोरवेल भी जा रहे हैं, उसका मकान भी जा रहा है, उसके घर में 13 सदस्य हैं, 3 फैमिलीज हैं। अब 3 फैमिली में वो 5 लाख कैसे बटेगी? जमीन खरीदे, वो मकान खरीदे, कि कुआं बनाएगा, कि बोरवेल करेगा, पूरा परिवार तबाह हो रहा है। कई लोग दिल्ली के आए, उन्होंने 20 डेसिमल जमीन खरीद ली। अब 20 डेसिमल जमीन में उनको लाखों रुपए मिल रहे हैं। क्या? और 1.5 एकड़ जमीन का 1.5 एकड़ जमीन का 5 लाख है और 20 डेसिमल जमीन का 4 लाख है। उन्होंने अपने 4 बच्चों के नाम से 20-20 डेसिमल जमीन खरीद ली। 80 डेसिमल जमीन खरीद के वो 20 लाख 25 लाख रुपए कमा रहे हैं। और पटवारी जी को कई लाखों रुपए की कमाई हो गई, करोड़ों रुपए की कमाई हो गई, वहां के अधिकारियों की कमाई हो गई। लेकिन किसान उसको अगर 5 लाख में क्या करेगा? वो अब वो कुआं बनाएगा, क्या करेगा? 13 लोग हैं। मैं आपकी सारी बातों से और आपके केन रिवर बेतवा के संदर्भ में चर्चा से मैं ये समझ पा रहा हूँ आप इस राजनीतिक उथल पुथल में सामाजिक कार्य करने के लिए आप अग्रसर थे और हैं, क्योंकि आपने इस तरीके बोला कि अभी मैं किसी भी ऑन कैमरा की मैं किसी पार्टी संबंध नहीं रखता हूँ वर्तमान में, पहले और बात का मैं नहीं, अभी वर्तमान में जो आप नहीं रखते हैं, तो आपने स्पष्ट किया है। तो आप राजनीतिक उथल पुथल में आप तक हस्तक्षेप और पुलिस का भी आप तक अलग प्रभाव और पॉलिटिकल का भी, और फिर भी आप इतने सजग हुए डटे रहते हैं, तो आपको ऊर्जा कहाँ से आती है? ऐसा क्या है जो आपको हर दिन कुछ नए कार्य करने को प्रेरित करता है? जब मैं लोगों की स्थिति देखता हूँ, कई बार लगता है कि मुझे भी अपने काम धंधे देखने चाहिए अपने जीवन में। अपने बच्चा है, एक मेरा छोटा सा बेटा है ना, अपनी फैमिली है जो काफी मेरी वजह से सफर करती है। जब भी मैं आंदोलन करता हूँ, पूरा जोर जो है परिवार पे पड़ता है। कभी मेरे घर के पास जेसीबी खड़ी कर दी जाती है, घर गिरा दिया जाएगा। कभी मेरे भाई के और पिताजी के शिक्षण संस्थानों के पास जेसीबी खड़ी कर दी जाती है कि मकान गिरा दिया जाएगा। नोटिस, उनको दबाव डाला जाता है कि वो मेरे को उठाएं। मैं संघर्ष करता हूँ और मेरा संघर्ष परिवार के लिए जो है वो मानसिक परेशानियां देता है। तो कई बार मुझे लगता है कि मुझे इससे अलग हटना चाहिए और अपना काम देखना चाहिए। लेकिन जब मैं लोगों के बीच में जाता हूँ और देखता हूँ कि किस तरह से कानून की धाराएं कुछ कहती हैं, लेकिन प्रशासन उन धाराओं को मानता नहीं है। संविधान कुछ कहता है, लेकिन प्रशासन, पुलिस और प्रशासन, कंपनी राज्य चला गया, लेकिन कंपनी राज्य है। कंपनी एक बार फोन लगाएगी, वो जिस जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया, वो जमीनों पे फसल खड़ी हुई है, लेकिन खड़ी फसल जोत दी जाएगी। जबकि कानून की धारा 28(1) ये कहती है जब तक सिंचाई परियोजना में डूब नहीं आती, उसके 6 महीने पहले ही, पानी के पहले ही वो ले सकते हैं। जब पूरा मुआवजा दे दिया जाए, या इसे कहें पूरा मुआवजा दे दिया जाएगा, उसके 6 महीने बाद ही आप उनकी जमीन को एक्वायर कर सकते हैं। आपने मुआवजा दिया नहीं, फसल खड़ी है, उस पर आप जेसीबी चला रहे हैं, क्योंकि यही कंपनी वालों को वहां मिट्टी चाहिए, खरीदनी ना पड़े, है ना। उनके घर तोड़ दिए जाते हैं क्योंकि कंपनी वालों का डंपर निकल सके, और आपने उस घर का मुआवजा नहीं दिया, है ना। तो जब मैं लोगों को देखता हूं और लोग इसकी वजह से सुसाइड करते हैं, जब मैं लोगों को ऐसे देखता हूं रोते हुए, बिलखते हुए, कभी निकला देखा कि लोग एकदम रो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे अब अपनी जिंदगी जो है अपने काम की जगह मुझे यहाँ लगानी।
भले मेरा जिंदगी मेरा जीवन चला जाए, एक परिवार उजड़ता है तो उजड़ जाने दें, है ना। और इतने सारे, क्योंकि ये बात सिर्फ एक जगह की नहीं, ये छतरपुर का कैन बेतवा अकेले का मुद्दा नहीं है, ये पन्ना अकेले की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है, जहां किसानों की जमीनें छीनी जा रही हैं। ली नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि उनकी तो ग्राम सभा होती नहीं, ग्राम सभा तो अधिकारी जेब में रखता है। बिल्कुल। जमीनें छीनी जा रही हैं, उनके घर से बेदखल किया जा रहा है, उनका सब कुछ छीना जा रहा है, बदले में कानून का पालन तो अलग, उनको जानकारी तक नहीं दी जाती। जब वो जानकारी मांगते हैं तो उनके ऊपर केस लगा दिए जाते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनको डंडे से, महिलाओं पे लाठीचार्ज किया जाता है, वाटर कैनन डाला जाता है। और जो उनकी बात कर रहा होता है, जैसे मैं उनकी बात कर रहा हूं, मेरे ऊपर कई केस लगा दिए, मुझे भी पता नहीं है। बाद में पता चलता है कि अभी मैं लड़ूंगा कि 3 महीने पहले या 6 महीने पहले या 2 साल पहले आपने वहां ज्ञापन दिया था, वहां वायलेंस किया था, इसलिए आपके ऊपर ये केस है। मेरे साथियों के ऊपर केस है, मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि मैं संविधान, मेरी सिर्फ एक कमी गलती है कि मैं संविधान की, कानून की बात कर रहा हूं, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूं, मैं इंसान की बात कर रहा हूं। इन परियोजना में विकास का विरोधी नहीं हूं, लेकिन इस विकास के नाम पर जिसके साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय का विरोधी हूं मैं। आपको विकास करना, करिए ना, कानून का पालन करते हुए, ग्राम सभा करते हुए, उनकी सहमति लेते हुए, उनको उचित मुआवजा देते हुए, उनका पुनर्वास कर देंगे, उनको हटाने की जरूरत है। आपने उनका गांव बसा दिया, आपको क्यों घर तोड़ने पड़ेंगे, लोग खुद शिफ्ट हो जाएंगे, आप करते रहिए। लेकिन आपको बसाना नहीं है, सिर्फ उजाड़ना है। तो ये तंत्र विकसित हो गया जो सिर्फ उजाड़ने की क्षमता, उजाड़ने की तकनीकी, उजाड़ने की योजनाएं बना रहा है, वो बसाने का उनके दिमाग में कोई प्लान नहीं है। इन्हीं प्रश्नों के सिलसिले में हमारे टीम के एक अहम सदस्य का एक प्रश्न था जो आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी चर्चा को बड़े विस्तृत तौर पे सुना है और उनका मानना है कि अगर आपको एक दिन के लिए सिस्टम चलाने का मौका मिले तो आप क्या सुधार या क्या चीज करेंगे जिससे कि चीजों को व्यवस्थित किया जा सके? मैं अगर एक दिन का मुझे मौका मिले, हाँ, तो मैं जो काम करूंगा वो करूंगा ग्राम सभाओं को। गांव के लोग जो है, गांव के लोग अपने जीवन के निर्णय खुद ले सके ना। ग्राम सभाएं आज हैं लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं है ना। और ये एक सिस्टम बना दूंगा कि ये सब जो फर्जी और ये सब चल रहा है, लोग गांव में पूछें कि ये कागज में नहीं, ये वीडियो चाहिए गांव के सारे लोगों के साथ बैठा के कि ये निर्णय लिए गए, क्या ये निर्णय ग्राम सभा में लिए गए और क्या ये निर्णय आपने आपसी सहमति से लिए हैं, और लोगों के हाथ उठने चाहिए और वो वीडियो आना चाहिए। तो गांव लोग खुद अपने निर्णय ना, लोकतंत्र में अगर उनके निर्णय दिल्ली और भोपाल या लखनऊ में बैठे हुए लोग हैं कौन, क्यों उनके निर्णय ले रहे हैं, क्यों उन पे उनके गांव छीने जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा उनका गांव छीन गया। उनको पता हो तो कम से कम एक वैकल्पिक व्यवस्था तो कर सकते। उनको पता नहीं उनका गांव जाने वाला, लेकिन दिल्ली भोपाल लखनऊ के लोगों को पता है उनका गांव जाने वाला। वो यहाँ जमीनें खरीद रहे हैं छोटी छोटी सी, और इस जमीनों से करोड़ों रुपए की उनकी इनकम हो रही है। और जो जिसका गांव जा रहा है, जिसका घर जा रहा है, जिसका खेत जा रहा है, उसको वो बेचारा डंडे खा रहा है और बाकी सब मलाई खा रहे हैं। कितना दर्दनाक है। इस दर्दनाक में कैसे अमित भटनागर या कोई एक लड़का ये देख के कैसे वो ये सोचे कि मुझे गाड़ी खरीद, मेरे भी सपने थे, मेरे भी सपने थे। मैं इन्हीं सपनों के साथ भोपाल गया था, इन्हीं सपनों के साथ वापस आया कि मेरा भी एक बेटा है, वो भी मेरे से पूछता है, उसको भी गाड़ियों का शौक है, मुझे भी लगता है गाड़ी हो, मुझे भी लगता है कि मेरा एक बिजनेस व्यापार बढ़े, मेरी इनकम आए। लेकिन जब मैं ये सब देखता हूं तो मुझे लगता है कि नहीं, हो गया, अब तो अपनी जान देनी है ना। और इस स्थिति में सरकार ने ला दिया, इसलिए हमारा ये चिता आंदोलन, ये सब जो पंचतत्व आंदोलन जिसकी आप सब चर्चा कर रहे हैं, कि इस स्थिति में कि सबके घर जा रहे हैं, सबका जीवन जा रहा है, सबका भविष्य जा रहा है, और हम सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है, वो सिर्फ डंडा दे रही है हमको समाधान नहीं दे रही। आपने एक विस्थापन का हमको दंश दिया, घाव, विस्थापन मतलब गांव घर सब जाना, जिसमें हमारे पुरखे, हमारे दादा परदादा, बच्चे, हम सब जिस मिट्टी में खेले, जिस परिवेश में पढ़े, जिस परिवेश में बड़े हुए, जो खेत हमारी आजीविका का साधन था, जो नदी हमारी माँ थी, जो गांव हमारी मातृभूमि थी, जो हमारे मंदिर हमारी मान्यताएं थी, आपने कह दिया कि छोड़ दो।
और छोड़ने के बदले आप ये तक नहीं बता रहे हैं कि धारा 11 ग्राम सभा कर लें, आप ये तक नहीं बता रहे हैं कि क्या परियोजना है, हम कुछ मांग रहे हैं तो आप हमको डंडा दे रहे हैं। उचित मुआवजे की तो बात अलग, हमको दिल्ली जा रहे थे, हम सब दिल्ली जा रहे थे। आप ये सुनिए कि हमारी यहाँ जब नहीं सुनी गई, हमने खून से पत्र लिख दिए, हमने जल सत्याग्रह कर लिया, हमने सांकेतिक फांसी लगा ली, हमने सब कर लिया, भूख हड़ताल कर ली, कई बार लाठी खा ली। जब भी हम मुख्यमंत्री आते, हम ज्ञापन देने जाते, हमको अरेस्ट कर लिया जाता। भाई हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना चाहते हैं, किसी माध्यम से हमको क्यों अरेस्ट कर रहे हो? और ये सब के बाद, मतलब ये अरेस्टिंग होना, ये सारी चीजें होना, इस सब के बाद जब आप नहीं सुन पा रहे हो तो हमने तय किया हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में सुनाएंगे, किसी को कोई तो सुनेगा हमारी। लेकिन हमने महुए बेचे, जिन लोगों ने महिलाएं थी, महुए का सीजन चल रहा था, महुए की 50 रुपए किलो बिकता है, लेकिन हमने 30 रुपए किलो बेच दिया, कच्चा आधा अधूरा 25 रुपए बेच दिया, क्योंकि हम दिल्ली जाना था। हमने आटा खरीदा, सामान खरीदा कुछ, कि हम दिल्ली जाएंगे, प्रधानमंत्री जी सुनेंगे, नहीं तो कोई बड़ा नेता सुनेगा, कोई तो सुनेगा। लेकिन हमारे ऊपर ऐसा हमला हुआ कि पूरा हमारा राशन लूट लिया गया पुलिस द्वारा। जो पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है, डाकुओं से, चोरों से बचाने के लिए, उस पुलिस ने हमारा आटा, भट्टा, सामान, लाइट, कपड़े वो लूट लिए गाड़ियों से, जगह जगह परेशान किया गया। 13 जगह हमारी चेकिंग हुई, छतरपुर से बीच तक। लास्ट में हमने तय किया कि हम नदी के पास ही बैठेंगे। नदी में पहुंचे, नदी की बहती धारा में धारा 144 लगा दी गई कि पन्ना के लोग यहाँ नहीं आ सकते। हम पन्ना छतरपुर के लोग थे, तो अब नहीं आ सकते। नदी की धारा, जो नदी कैन नदी आधा पन्ना को, आधे पन्ना में आती है, आधे छतरपुर में आती है, तो फिर हम, नदी ने हमको रास्ता दिया कि पन्ना के लोग पन्ना में बैठ गए, छतरपुर के लोग छतरपुर में बैठ गए। आंदोलन हुआ, हमारा पानी रोक दिया गया, हमारी दवाई रोक दी गई, हमारा राशन रोक दिया गया। हम भूखे थे, हम चिता में लेट गए। हमने अपनी मातृभूमि को, मिट्टी को अपने शरीर पे लगाया, मिट्टी सत्याग्रह किया, क्योंकि हम आग में जलाए जा रहे हैं। जो आग है वो चिता आंदोलन, चिता का प्रतीक है। हमारी मिट्टी, हमारे गांव हमसे छीना जा रहा है। हम नहीं अपना गांव, जब तक आप हमको सब कुछ कानूनी तरीके से नहीं बताएंगे, हमको संतुष्ट नहीं करेंगे, ग्राम सभाएं नहीं करेंगे, हम गांव नहीं छोड़ेंगे। तो हमने मिट्टी लगाया, हमने जल सत्याग्रह किया, क्योंकि जल जो है, हमारी नदी हमसे छीनी जा रही है। वायु, हमारे ये खुला आकाश जो है, ये हमसे छीना जा रहा है। उपवास किया हमने वायु सत्याग्रह, मतलब आकाश सत्याग्रह के रूप में। वायु है ना, वायु के रूप में हमारी स्वच्छ हवा हमसे छीनी जा रही है, तो हमने वायु के रूप में फांसी, सांकेतिक फांसी लगाई। फिर भी हमारी सरकारें चेती नहीं। 12 दिन बाद प्रशासन किसी तरह से चेता, उसने एक बात कही, और कुछ ये आज सर्वे शुरू किया। जो कलेक्टर महोदय एसी से बाहर नहीं आ रहे थे, अब वो गाँव जा रहे हैं, कुछ अधिकारी जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल अभी भी वही कि आप जो सर्वे कर रहे हैं वो सर्वे, और मैं कहना भी उनसे यही चाहता हूं कि आप जो सर्वे कर रहे हैं वो सर्वे की भावना क्या है? आप लोगों से कह रहे हैं गांव खाली कर दो, आप उनसे ये पूछो कि आपका जो प्रोसेस है वो हुआ है क्या? ग्राम सभाएं हुई है क्या? सर्वे हुआ है क्या? इसमें कितना भ्रष्टाचार किया गया है? किस किस आदमी से 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए ले लिया गया? और एकाध अधिकारी जो मनमानी कर रहे हैं, किसी एक को तो सस्पेंड करिए। आप उनसे पूछिए। तो आप तो ये तो पूछ रहे हैं कि गांव कब खाली करेंगे, आप उनसे ये तो पूछिए कि ग्राम सभा हुई है आपके गांव में कि नहीं हुई, सर्वे सही तरीके से हुआ कि नहीं हुआ। आप 10 घर सही तरीके से नपवा लीजिए। आप नीचे बैठ रहे हैं, अच्छी बात है। तो हमारी यही है कि एक दिन कलेक्टर साहब पूछेंगे और इस पूरी प्रक्रिया को, जो गलत हुआ है, इसको रद्द करेंगे। नए सिरे से फिर ये प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें हर व्यक्ति को, चूंकि पूरा बन गया है, बीच में इसमें थोपने की कोशिश मत करिए। ये एक प्रक्रिया है जिसका शुरू से पालन करिए। इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप अपने माननीय कलेक्टर जो है साहब को क्या आग्रह करना चाहते हैं और क्या उनसे निवेदन करना चाहते हैं? अगर वो इसको देख पा रहे हैं तो वो क्या चीज़ करे, थोड़ा उनके लिए कुछ संदेश होगा आपका ज़रूर। मैं कलेक्टर महोदय से एक ही बात कहूँगा कि आप काफ़ी संवेदनशील हैं और आप तक चीज़ें थोड़ा लेट पहुँची सच्चाई, लेकिन आप तक पहुँची है सच्चाई। और इस सच्चाई से मुंह मत फेरिए, क्योंकि हजारों लोगों का जीवन है जो आप पर निर्भर कर रहा है, आपके निर्णय पर निर्भर कर रहा है। आपके पास निश्चित रूप से एक बड़ा पुलिस वाले, आप चाहेंगे लोगों को खदेड़ देंगे, भगा देंगे, है ना, ये भी एक रास्ता है। एक दूसरा रास्ता भी आपके पास है,
पुराने कलेक्टरों ने बहुत गड़बड़ की है, क्योंकि वो निकले नहीं बाहर। आप निकले तो आपको सच्चाई पता लगी। आप एक गांव चले जाइए, एक गांव, कोई भी गांव जो आप कह रहे हैं डुगरिया अगर आपको लग रहा है, या कोई एक गांव चले जाइए, वहां आप शुरुआत से पूछ लीजिए ग्राम सभा हुई है क्या? क्या आपको लगता है बिगर ग्राम सभा की ये गांव के लोगों को विस्थापित करना चाहिए? आप उनसे पूछ लीजिए सर्वे हुआ है क्या? एक आध मकान नपवा लीजिए। आप पाठापुर गए थे, ककरा गए थे, आप किसी भी गांव में, आप पलकुआ में आ जाए अपन, या ढोणन आ जाए, वहां अपन मकान नपवा लेते हैं कि क्या मकान वास्तव में नापे गए हैं, क्या पेड़ लिखे गए हैं, क्या आप ये कह रहे हैं कि 90% लोगों का मुआवजा मिलना है, तो हम आप में अंतर क्यों है? या तो अगर 90% लोगों को मुआवजा मिल गया, सारी प्रक्रिया को पालन किया, तो फिर इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हुए गांव खाली करा देंगे। हम आगे आएंगे और लोगों से अपील करेंगे, और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि बिगर किसी प्रतिरोध के लोग खुद अपनी मर्जी से गांव खाली कर देंगे, और आपको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना पुलिस बुलाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर ये प्रक्रिया नहीं हुई है, तब आपको इस प्रक्रिया का पालन कराना कलेक्टर की जिम्मेवारी है। आप इस परियोजना के मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप ना इस प्रक्रिया को कराइए। यही मेरी आपसे मांग है, क्योंकि हजारों लोगों का जीवन आपके निर्णय पर डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है। धन्यवाद। आपका आग्रह जरूर हमारे कलेक्टर साहब सुनेंगे और इस पे जरूर वो संज्ञान लेंगे, और आशा करते हैं कि आपके जो भी आप अहम मुहिम के साथ अपने पर्यावरण और अपने बुंदेलखंड की माटी के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, ईश्वर से आकांक्षा रहेगी, महादेव कृपा होगा कि आप ऐसे ही लगे रहे, और आशा करते हैं कि इन सारी बातों को सुनने के बाद आपका एक पक्ष जरूर लोगों के सामने आया होगा। और जिस प्रकार से आप बिना किसी पार्टी जनसमूह के आप जुड़ के इस आंदोलन में अहम योगदान दे रहे हैं, और आप इसी तरह अपने माटी के लिए लड़ते रहें, और आशा करते हैं कि आप तक ये जो आक्षेप, आरोप और आपको प्रताड़ना जो दी जाती है, उस पर जरूर हमारे माननीय उच्च अधिकारी इस पर संज्ञान दें, और आपको सुरक्षा और प्लस इन विवादों से मुहैया एक संसाधन के तौर पे आप एक सुरक्षा इनको प्रदान करें। और इसी के साथ आपका मदर टॉक में बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप निरंतर ऐसा काम करते रहें। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी।